नमस्कार। इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भले ही कम होने लगी हो, लेकिन सरकार की चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और आपको बताएं कि चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का प्रमुख कारण बनेगा। ऐसे में सरकार अभी भी सावधानी बरतने की अपील लगातार आम जनता से कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत करके पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज हमारे साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर जो हैं जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब जो है वो देंगे। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार कम होते मामलों के बीच भी सरकार की चिंताएं जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सरकार को इस बात का डर है, क्योंकि जिस तरीके से विशेषज्ञों ने लगातार ये कहा है कि संभावित तीसरी लहर भारत पर अटैक कर सकती है, तो ऐसे में इस बात का डर अभी भी सरकार को है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ये पहल की है और इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां पर आप कॉल करके डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और कोरोना वैक्सीन, डेल्टा प्लस वेरिएंट या किसी बीमारी से जुड़ी तमाम सवालों के जवाब आप यहां पर जान सकते हैं। बस केवल आपको इतना करना है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आपको कॉल करना है और आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर संजय मिश्रा जो हैं वो जुड़ेंगे और डॉक्टर संजय मिश्रा आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। जी हाँ, कोरोना से जुड़े आपका कोई भी सवाल हो, किस तरीके से आप अपने आप को कोरोना से बचाएं, किस तरीके से आप कोरोना से रिकवरी करें, किस तरीके से अपना विशेष ध्यान रखें, पोस्ट कोविड सिम्टम्स दिखने पर क्या कुछ करें, वैक्सीन से अगर आपको डर लगता है या कोई सवाल आपके मन में है, तो उन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर संजय मिश्रा देंगे। तो इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम इंडिया न्यूज ओपीडी में। डॉक्टर संजय, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे इसी बात को लेकर होगा कि जिस तरीके से लगातार अगर बात विशेषज्ञों को लेकर करें तो लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि तीसरी लहर जो है संभावित तौर पर वो देखने को मिल सकती है और इसका प्रमुख कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बनेगा। तो डॉक्टर, आपसे यहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जानना चाहेंगे कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और किस तरीके से हमारे शरीर में हमें ये नुकसान पहुंचाता है। तो जब कोरोना वायरस से संक्रमण प्रारंभ करता है मनुष्य में और जैसे जैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने प्रकार को परिवर्तित करे। इसी को अपन बोलते हैं ये वेरिएंट है। तो जो सबसे पहले अल्फा, फिर उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद डेल्टा और अब डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुका है जी। निश्चित तौर पर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये वेरिएंट डेल्टा से कुछ ज्यादा संक्रामक है, इसकी संक्रामक क्षमता ज्यादा है, यह तेजी के साथ संक्रमण को फैलाता है और इसके साथ साथ ये शरीर के भीतरी अंगों पर भी ज्यादा दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। अभी तक डेल्टा वायरस से मस्तिष्क पर प्रभाव, इसके अलावा लिवर पर प्रभाव कम देखे जा रहे थे, लेकिन डेल्टा प्लस में मस्तिष्क और यकृत, लिवर, इन दोनों पर यह बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, जो भी मरीज अभी देखने में आए। जी जी, डॉक्टर संजय, आपसे यहां पर एक जीटा वेरिएंट को लेकर भी सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि जीटा वेरिएंट का पहला मामला भी भारत में मिल चुका है। डॉक्टर, जीटा वेरिएंट क्या कुछ है, किस तरीके से ये नुकसान हमें पहुंचाएगा और कितना खतरनाक है ये? देखिए, जीका के बारे में आप पूछ रहे हैं जी। जीका जो वायरस है ये पहले भी संक्रमण फैलाता रहा है। हमारे देश में जरूर इसका संक्रमण कम होता था, विदेशों से हमारे यहाँ स्थानांतरित होता था जी। और जो जीका है वो बहुत ज्यादा घातक होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि गर्भावस्था में ये वायरस विकसित हो रहे भ्रूण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और जो जन्मजात विकृतियां पैदा होती हैं बच्चों में, उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। जी
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे अगला सवाल लूँ, इससे पहले मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो तमाम दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करके अपने तमाम सवालों के जवाब जान सकते हैं। कोरोना से जुड़ा हुआ, वैक्सीन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल हो, आप उस सवाल को यहाँ पूछ सकते हैं। डॉक्टर संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर संजय मिश्रा देंगे। डॉक्टर, आपका रुख करना चाहूँगा और यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा वैक्सीन, कोरोना और नपुंसकता को लेकर, क्योंकि लगातार ऐसी भ्रमतियां हमने देखने को मिली हैं। लगातार कई लोगों का यह कहना है कि कोरोना से, कोविड-19 से नपुंसकता को जोड़ते हुए देखा जा रहा है और वहीं दूसरी ओर वैक्सीन को भी इसके बीच में लाया जा रहा है। लगातार ये कहना है कि अगर कोई वैक्सीन लगवा लेता है पुरुष तो वो नपुंसक हो जाएगा। देखिए, वैक्सीन का नपुंसकता से कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं। जी, बिल्कुल। वैक्सीन जो हम लगाते हैं, इस वैक्सीन का कार्य होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करना, एंटीबॉडीज निर्माण को प्रेरित करना। एंटीबॉडीज हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं और केवल उन्हीं रोगाणुओं से, उन्हीं पदार्थों से ये एंटीबॉडीज लड़ती हैं जो हमारे शरीर के विरोधी हैं। शुक्राणु जो है, शुक्राणु हमारे पुरुषों के शरीर का एक हिस्सा है जो उसके शरीर में निर्मित होते हैं और उपयोग आते हैं। तो कहीं भी वैक्सीन का संबंध नपुंसकता से नहीं है, ना ही नपुंसकता के कोई भी, देखिए अभी तक कोई भी एक ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ये उन लोगों का काम है जो सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फेल करने के इच्छुक हैं, जिससे लोग वैक्सीनेशन के लिए ना आए। तो बिल्कुल इस बात की भ्रांति कोई भी ना पाले कि वैक्सीन लगाने से नपुंसकता हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने दर्शकों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि अपना नंबर आने पर आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि तमाम भ्रमतियां इस वक्त बाजारों में फैली हुई हैं। उन भ्रमतियों का ध्यान आपको नहीं देना है। और डॉक्टर, आपसे यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों को लेकर जानना चाहूंगा, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो क्या अगर कोई महिला जो है वो वैक्सीन की डोज लेने के लिए जाती है और उस वक्त उसे पीरियड्स हो रहे हो, तो क्या इसका कुछ दुष्प्रभाव या कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा महिला के शरीर पर? देखिए, जब टीकाकरण प्रारंभ हुआ था तब बहुत से रिसर्चेज उपलब्ध नहीं थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यदि कोई महिला को पीरियड्स आ रहे हैं तो वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, या कोई गर्भवती महिला है तो वैक्सीन नहीं लानी चाहिए, या कोई महिला अपने बच्चे का स्तनपान करा रही है तो वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लगती गई और वैक्सीन लगाने वालों की संख्या बढ़ती गई और अध्ययन भी साथ साथ जारी हुए, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी अब चीजें समाप्त हो गई हैं। अब कोई भी महिला जिसको पीरियड्स आ रहे हैं, कोई भी महिला जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, और अब तो एक हफ्ते पहले ये गाइडलाइन भी आ गई है कि यहाँ तक कि जो गर्भवती महिला है वो भी अपना टीकाकरण करा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर संजय, इसी बीच हमारे एक दर्शक मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए, आपका सवाल क्या है? जी, मुझे ये पूछना था कि एक बार कोरोना होने के बाद में वो कितने दिनों के बाद में दोबारा हो सकता है? हेलो जी, डॉक्टर संजय। देखिए मनोज जी, हाँ हेलो, हाँ मनोज जी, आप हाँ मनोज जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि एक बार कोरोना होने के बाद कितने दिन के बाद दोबारा कोरोना हो सकता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित होता है तो कोरोना से ग्रसित होने पर उसके शरीर में काफी मात्रा में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो अगले संक्रमण को रोकने का काम करती है, और कम से कम 90 दिन तक तो उसे दोबारा संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत कम है। और लेकिन देखिए क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं कि एक बार व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाए तो उसे ये मान लेना चाहिए कि अब मुझे कोरोना नहीं होगा तो मास्क का उपयोग ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करे। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि एक बार संक्रमित होने से 3 महीने तक दोबारा संक्रमण की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। जी बिल्कुल। मनोज जी, आशा करते हैं कि आपका जो सवाल है उसका सही उत्तर हम दे पाए हों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अपना सवाल जो है हमारे बीच रखा। डॉक्टर संजय,
यहाँ पर वैक्सीन से ही जुड़ा सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर लगातार तमाम भ्रमतियां हैं, और वहीं जिस तरीके से मनोज जी ने सवाल पूछा, इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कि लगातार हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे इस सवाल काफी ज्यादा चर्चा का विषय है कि लोगों का ये जानना है कि अगर वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और उससे रिकवर हो गए हैं और रिकवर होने के कुछ दिन बाद ही वो वैक्सीन लगवा लेते हैं, जिस तरीके से नया नियम आया है कि आप अगर पॉजिटिव आते हैं तो उससे कुछ दिनों बाद ही आपको वैक्सीन लगवानी है, आप तुरंत वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ऐसे में ये सवाल उन लोगों का है जिन लोगों ने वैक्सीन पहले ही लगवा ली है तुरंत ठीक होते ही, तो क्या वैक्सीन उन पर सही असर करेगी? डॉक्टर मैं अभी आपका रुख करूंगा जी। डॉक्टर संजय इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे जान लेते हैं उनका क्या प्रश्न है। अखिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए आपका सवाल क्या है। नमस्ते सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी को शुगर है, बीपी है, सिस्ट है, यूट्रस में और पथरी है, एज 53+ है, तो वो अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना सर? आगे हेल्थ इश्यूज और तो नहीं होंगे ना उनको? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, मैं आपसे ये बता दूं कि वैक्सीनेशन में हम लोग ने इस बात के लिए ज्यादा ध्यान रखा है कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, क्या होता है कि इन बीमारियों से ग्रसित लोगों को संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोगों का यही संदेश रहता है कि जिन लोगों को इस तरह की कोमॉर्बिडिटी है, जैसे आपने पूछा आपकी मदर के लिए कि डायबिटीज है या पथरी है, इन लोगों को संक्रमित होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसीलिए इन्हें वैक्सीनेशन कराना बहुत आवश्यक है और उन्हें टीकाकरण कराने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। भले ही वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, जैसा आपने पूछा स्टोन वगैरह है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। आप आगे आकर उनका वैक्सीनेशन कराएं जिससे वो कोविड संक्रमण से बची रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए, अपना सवाल हमारे बीच रखने के लिए। और इसी बीच एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से यहाँ पर अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल चल रहा है, वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई भी सवाल चल रहा है, तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करें और डॉक्टर संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर संजय, जिस तरीके से बात वैक्सीनेशन को लेकर हम कर रहे थे और जो संक्रमित हो जाता है और संक्रमण से मुक्त होने के बाद वो तुरंत वैक्सीन लगवा ले, तो वैक्सीन कितनी प्रभावी उस पर रहेगी? देखिए, संक्रमित यदि कोई व्यक्ति हुआ है तो जो गाइडलाइन आई है शासन की कि संक्रमित होने के 3 महीने बाद उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि संक्रमित होने के कारण उसके शरीर में वैसे ही एंटीबॉडीज बन जाती है काफी मात्रा में, और यदि इस अंतराल से कम समय में हम वैक्सीनेशन कराएंगे संक्रमित होने के बाद, तो ये वैक्सीन भी एंटीबॉडीज बनाएगी। तो जो कोरोना संक्रमण से एंटीबॉडीज बनी, फिर उसके कम अंतराल में 3 महीने से कम समय में हमने वैक्सीन लगाई तो उसकी भी एंटीबॉडीज बनी, तो एंटीबॉडीज की संख्या काफी बढ़ जाएगी, जो कई बार नुकसानदायक हो सकती है, निश्चित नहीं है। इसलिए ये निर्देश है कि संक्रमित व्यक्ति को जैसे जिस तारीख को उन्होंने सैंपल दिया उस तारीख से अपन मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव हो गया है। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आया 14 दिन में वो ठीक हो जाता है और 14 दिन के बाद फिर 3 महीने उसको इंतजार करना चाहिए और फिर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जी डॉक्टर संजय, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर वह वैक्सीन लगवा लेता है और कोरोना से रिकवर हुआ है तो उसमें जो एंटीबॉडीज बनती है तो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती हैं। डॉक्टर संजय, किस तरीके से ये एंटीबॉडीज खतरनाक हो सकती हैं शरीर के लिए हमारे? देखिए, एंटीबॉडीज की जो संख्या या मात्रा शरीर में होनी चाहिए, एक निश्चित लेवल तक वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि एंटीबॉडीज का स्वभाव है वो एंटीजन से लड़ना। एंटीजन मतलब जो भी शरीर में घातक या नुकसानदायक चीजें प्रविष्ट हो रही हैं उनसे लड़ना। अब आप सोचें कि यदि एंटीबॉडीज की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कई बार ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ये संभावना बन सकती है कम अंतराल में वैक्सीन लगाने से।
जी, बिल्कुल। डॉक्टर संजय, यहाँ पर वैक्सीन से जुड़ा सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार ये सवाल काफ़ी लोगों का है, तमाम हमारे दर्शक इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि अगर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर यूँ कहें कि उनका किसी तरीके का सीजर ऑपरेशन हुआ है, तो क्या इस तरीके से इस संदर्भ में इस दौरान वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? और अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो कितने सुरक्षित रहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी रहती है, जैसा आपने कहा कि कोई ऑपरेशन हुआ है, तो निश्चित तौर पे ऑपरेशन इसलिए हुआ होगा कि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होता है, तो उसकी प्रतिरक्षी क्षमता घटती है, जी, इम्यूनिटी घटती है, जी, और बहुत सी दवाइयां उसे उस दौरान दी जाती हैं। जी, वो दवाइयां भी उसकी प्रतिरक्षी क्षमता, इम्यूनिटी को घटाती है। जी। ऐसे लोगों को समय पर वैक्सीन लगाना अच्छा होगा, लाभदायक होगा, जिससे वो कोविड से बच सके। जी, जी। डॉक्टर संजय, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से ये हम सभी को पता है और हम भी अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि अपना नंबर आने पर, अपनी बारी आने पर दर्शक जो है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन डॉक्टर, अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, हमारे ऊपर एक सुरक्षा कवच जो है वो बन तो जाता है, तो क्या ये कवच और भी बीमारियों से हमें बचाएगा या केवल कोविड-19 से ये कवच हमें सुरक्षा प्रदान करेगा? देखिए, हर जो टीका लगाया जाता है, उस टीके से जो एंटीबॉडी शरीर में बनती है, जी, वो वास्तव में उसी बीमारी के प्रति हमें ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जैसा मैं आपसे बताऊं, छोटे बच्चों को मीजल्स आदि के जो टीका लगते हैं, जी, वो भी एंटीवायरल टीके, रूबेला का लगता है। तो छोटे बच्चों में कोई भी एंटीवायरल टीका लगेगा, तो ये मान के चलिए कि वो उस वायरस के साथ साथ दूसरे वायरस से भी सुरक्षा देगा, लेकिन तत्परता थोड़ी कम रहेगी उसकी। जी, जी। डॉक्टर, यहाँ पर तीसरी लहर को लेकर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञों का ये कहना है कि तीसरी लहर का कहर देखने को मिल सकता है, और वहीं साथ में ये भी कहा गया है कि तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे जो हैं वो संक्रमित होंगे, और वहीं दूसरी ओर अगर बात वैक्सीनेशन को लेकर की जाए तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो डॉक्टर, इस स्थिति में किस तरीके से बच्चों को सुरक्षित रखा जाए? देखिए, तीसरी लहर का जहां तक सवाल है, जी, वो कारण उसका सभी जानते हैं कि तीसरी लहर आएगी या नहीं, वो किस बात पे निर्भर करेगा। ये पूरी तरह से मैं आपको बता दूं, हमारे जनता या हमारे लोगों के व्यवहार पर ही निर्भर करेगा। जी, जिस तरह का व्यवहार लोगों का दिखाई पड़ रहा है, आप लोगों के चैनल पर और अन्य चैनलों पर भी ये दिखाया जा रहा है, बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस की ये कहना चाहिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तो यदि इसी तरह की यदि स्थिति बनी रही, तो तीसरी लहर को आने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, इसका सिर्फ साइंटिफिक बेसिस यही है कि 18 साल से कम के लोगों को वैक्सीन अभी नहीं लगाई जा रही है, और वैक्सीनेशन ना होने के कारण ये उम्र के लोग, 18 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और छोटे बच्चे, उनकी प्रतिरक्षी क्षमता कम रहती है, इसलिए उनके प्रभावित होने की संभावनाएं और ज्यादा है। तो सबसे अच्छा यही है कि हम छोटे बच्चों को भीड़ भरे स्थानों में जाने से रोके। देखिए, उनको मास्क लगाना तो संभव ही, बहुत छोटे बच्चों को, तो उन्हें भीड़ जो स्थान पर होती है वहां ले जाने से रोकें। घर से बाहर बहुत आवश्यक होने पर ही निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो घर से बाहर जाकर लौटेंगे, घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको ये ध्यान रखें कि वो मास्क का उपयोग करें, बाहर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें। बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि हमारी जो सावधानियां हैं वही हमें कोरोना वायरस से बचा सकते हैं कहीं ना कहीं। वहीं डॉक्टर, इसी बीच हमारे एक और दर्शक स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम इंडिया न्यूज ओपीडी में। पूछिए, आपका क्या सवाल है? तो संपर्क लगता है टूट गया है। एक बार फिर से हम कहेंगे कि प्रयास करिए आप एक बार फिर से नंबर मिलाने का, और आपके मन में जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर, जिस तरीके से बात हम थर्ड वेव को लेकर कर रहे थे और बच्चों को संक्रमित होने को लेकर कर रहे थे, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बच्चों को मास्क पहनाना एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि बात है, क्योंकि बच्चों को मास्क नहीं पहनाया जा सकता, और ऐसे में उनके संक्रमित होने की जो खतरे हैं वो और भी अधिक
बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर, जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में स्थितियां देखी थी कि जो तमाम व्यस्त थे, तमाम जो लोग थे, तमाम युवाओं में हमने देखा कि वो कोरोना की चपेट में आ रहे थे। डॉक्टर, मैं एक बार फिर आऊंगा, लेकिन इसी बीच हमारे जो दर्शक स्वामी हैं एक बार फिर से जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए, आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो जी स्वामी जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ जी। हेलो जी स्वामी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं शुगर का मरीज हूँ और मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, इसी कारण के शुगर की परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर। तो मुझे जो है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, शुगर है, तो क्या लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए सर? नहीं, देखिए आप बिल्कुल स्वामी जी, आपको वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। शुगर की बीमारी से कोई भी नुकसान नहीं है वैक्सीन लगाने से, बल्कि आपको सुरक्षा ज्यादा चाहिए है। जिसको भी डायबिटीज है या कोई कोमॉर्बिडिटी है, उन्हें संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना टीकाकरण कराएं। आपको बहुत अच्छी सुरक्षा मिलेगी और आप कोविड से बचे रहेंगे। जी स्वामी जी, जिस तरीके से डॉक्टर संजय ने बताया कि टीके से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपना सवाल जो है वो हमारे बीच रखा। डॉक्टर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से बात हम दूसरी लहर और तीसरी लहर को लेकर कर रहे थे कि दूसरी लहर में जिस तरीके से हमने देखा कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत देखने को मिली और तमाम युवाओं में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी देखने को मिली, तो डॉक्टर ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्या तीसरी लहर में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? भारी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, एक बात से हम अनुभव ही लेते हैं। जो पहली लहर थी, उस लहर में आपने देखा होगा संक्रामकता बहुत कम थी जी। लेकिन उसी अनुभव के आधार पर जब दूसरी लहर प्रारंभ हुई तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा संक्रामक होगी। लेकिन दूसरी लहर से हमें ये सबक सीख लिया है कि किन बातों की आवश्यकता होती है, किन चीजों की कमी हो सकती है। तो आप विश्वास रखिए कि दूसरी लहर से जो भी अनुभव मिले हैं, उस आधार पर तीसरी लहर के लिए तैयारी शासन ने पूरी तरह से करके रखी हुई है। और अब बिल्कुल भी कहीं भी ऑक्सीजन की, उपकरणों की, पलंगों की कोई भी कमी नहीं होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। और जिस तरीके से तमाम चर्चा आपके साथ हुई है, जिस तरीके से आपने बताया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हमें देख रहे होंगे उनके लिए भी ये चर्चा और ये जो बातें हैं वो लाभदायक साबित होंगी। डॉक्टर संजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे विशेष कार्यक्रम में आप शामिल हुए और हमारे दर्शकों को आपने कोरोना से बचाव के टिप्स दिए। इसके साथ इंडिया न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अन्य आवश्यक चीज़ों को छूने से बचें, क्योंकि हम ही अगर सावधानी बरतेंगे तभी हम संभावित तीसरी लहर को भारत में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।